नमस्कार साथियों। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और नए टॉपिक के साथ, कल हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में बात की थी। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के समाप्ति की और नए काल के प्रारंभ की और के समय की जो भी घटनाएं हुई थी, या आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हो या इतिहास से जुड़ी हुई राजा महाराजा वंश से जुड़ी हुई बातें, वो सारी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मौर्योत्तर काल के समय अपन लोग देखते हैं कि जो 185 ईसा पूर्व से 319 तक मौर्योत्तर काल कहा जाता है, जिसमें कुछ वंशों का उदय हुआ। मतलब एक वंश की जब समाप्ति होती है तो नए वंशों के उदय की कार्य प्रणाली वो होती है, एक तरीके से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है धीरे। तो हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक वंश और कुषाण वंश। ये हम लोग इस मौर्योत्तर काल के दौरान पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं मौर्योत्तर कालीन व्यापार वाणिज्य की स्थितियां क्या थी। तो उस समय क्या होता है कि वाणिज्य का, कमर्शियल जो व्यापार का माध्यम था, वो एक तरीके से स्वर्ण काल था मौर्योत्तर काल में। और स्वर्ण काल निम्नलिखित कारणों से माना जाता है। कैसे कि भारत का जो रेशम है, सिल्क है, जो कि मार्ग पर अधिकार था, और भारत एक मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो कहीं ना कहीं रेशम का व्यापार कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रूप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस रोमन साम्राज्य अपने चरम स्तर पर था और भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था और मुद्रा प्रणाली विकसित होगी। तो पहले तो क्या था, बार्टर सिस्टम था, मतलब एक तरीके से वस्तुओं का विनिमय था। विनिमय माध्यम का मतलब यह है कि भाई एक वस्तु दो, उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। लेकिन मुद्रा प्रणाली से अब स्टार्ट हो गया कि भाई एक सिक्का जारी कर दिया जाता और उसके बदले में वस्तु खरीदी जाती थी। जो आज के समय में हम लोग पैसे देकर एक तरीके से वस्तु खरीदते हैं ना, यह है मुद्रा प्रणाली, समझ रहे हो ना। और इससे पहले जो बार्टर सिस्टम था, मतलब विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में जिसे जाना जाता था, वो वस्तु के बदले वस्तु, कि भाई चावल दिए उसकी जगह आपने कोई सेव खरीद लिया, सेव देकर उसकी जगह शक्कर खरीद ली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु को लेना। ये पहले थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मौर्योत्तर काल में ये चीजें अब धीरे धीरे, हालांकि मौर्य काल में भी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था। मौर्योत्तर काल में भारत में कई नगर विकसित हुए थे और दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था उस समय। और दक्षिण भारत में संगम शासकों के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे और अरिकामेडु पांडिचेरी में रोमन सिक्के प्राप्त हुए, भी ध्यान रखना। छोटे छोटे फैक्ट्स है, सीधे रिवीजन से याद करोगे तो काम बन जाएगा। मौर्योत्तर काल में 46वीं ईस्वी में यूनानी नाविक हिप्पालस ने व्यापारी पवनों की खोज की थी और मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में बहुत सारे बंदरगाह थे, ये भी ध्यान रखना। अब थोड़े मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला भी देख लो। देखो, आपको ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टाइप से ध्यान रखना है। सीधा पूछ ले कि मौर्य काल के दौरान मूर्ति कला पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण काल था मौर्योत्तर काल। यहाँ पर जो निर्माण है, मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है और सिंधु घाटी के मूर्तियों में भी सुंदरता और तकनीकी का अभाव था, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। प्रारंभ हो चुका था और भारत में निर्मित मूर्तियों में तकनीकी का अनूठा समावेश था मौर्योत्तर काल में। कुषाणों और सातवाहन वंश के शासकों में भारत में मूर्ति कला को संरक्षण प्रदान दिया। तो कुछ जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई चीजें, उसको आप लोगों को थोड़ा कोर हाईलाइट है। राजा महाराजाओं की सीधी सीधी बातों को आप रीड करके भी आगे बढ़ जाओगे तो चल जाएगा। एग्जाम में एटलीस्ट RSIS के एग्जाम्स में आप लोगों को लिमिटेड पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण मौर्योत्तर काल में भारत में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ था। मौर्योत्तर काल की जो मूर्तियां थी, रोमन, ग्रीक और फारसी प्रभाव दिखाई देते हैं। और मौर्योत्तर काल में भारत में भारतीय मूर्ति कला शैली को 3 भागों में विभाजित किया गया, गांधार, मथुरा और अमरावती। गांधार में क्या था, इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसमें कुषाणों ने इसको संरक्षण प्रदान किया, यह भी ध्यान रखना, सीधा पूछा जाता है। कुषाण याद रखना, गांधार। रोमन, ग्रीक और फारसी शैली का प्रभाव रहता है और यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है, ध्यान रखना है इस मूर्ति कला को, शैली में भगवान बुद्ध को, ये ध्यान रखना है। और ये जो शैली है विदेशी मूर्ति कला शैली भी कहा जाता है। यूनानी देवता अपोलो है ना, जिनके उन्हीं के समान जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को ही इसके समान दर्शाया गया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, सर्वाधिक मूर्ति गांधार मूर्ति कला में ही निर्मित है, ये ध्यान रखना। अधिकतर मूर्तियां खड़ी अवस्था में, भगवान बुद्ध को लंबा, बलिष्ठ और घुंघराले बाल में दर्शाया गया है। भौतिकवादी मूर्ति कला है यहाँ पर, और लंबे लंबे वस्त्रों का अंकन भी किया गया है और भूरे बलुआ पत्रों का प्रयोग मूर्तियों के निर्माण में किया गया। तो एक एक हाईलाइट है चीजें, कॉमन चीजें, उसको तैयार करना है। इसके केंद्र आपको तक्षशिला पाकिस्तान, बामनियान अफगानिस्तान, भीमरान अफगानिस्तान और हद अफगानिस्तान में गांधार मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद मथुरा मूर्ति कला की बात करें तो
मथुरा मूर्तिकला शैली, तो मौर्योत्तर काल में मथुरा मूर्तिकला शैली को राज्य के संरक्षण प्रदान था, लेकिन मथुरा मूर्तिकला शैली का वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ है। यह शैली स्वदेशी मूर्तिकला शैली थी। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी है और इसकी प्रथम मूर्ति मथुरा मूर्तिकला शैली में निर्मित है, ये भी ध्यान रखना। इस शैली में अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में आध्यात्मिक मूर्तिकला शैली है। इसको मथुरा कुषाण शासकों को द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें भगवान बुद्ध को दुबला पतला बताया गया, चेहरे पर अत्यधिक तेज बताया गया और लाल वलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये विशेषता है, साथ ही आप लोगों को अलग अलग मथुरा हो, गांधार हो, इसकी विशेषताओं को याद करना है। मथुरा के केंद्र पूछे तो मथुरा जिला उत्तर प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना। ये मथुरा मूर्तिकला शैली के प्रमुख केंद्र थी। तीसरी है अमरावती, इसका भी राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ था, इसको ध्यान रखना है। और अमरावती मूर्तिकला भारतीय वास्तु विकास लोक कला के रूप में इसका विकास हुआ। स्वदेशी ये मूर्तिकलाएं बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाती। ये धार्मिक और गैर धार्मिक का निर्माण हुआ। इसमें सफेद संगमरमर पत्थरों का प्रयोग किया गया इस मूर्ति के निर्माण में। इसके केंद्र अमरावती, नागार्जुन कोंडा और घंटसाल है, ये भी थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हो। अब इसी से जुड़ा हुआ है मौर्योत्तर काल में शुंग वंश। 185 से 75 ईस्वी पूर्व संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। राजा पुष्यमित्र, भागभद्र और देवभूति। तो पुष्यमित्र की बात करें, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। इसका शासक वृहदत्त मौर्य का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक था, ध्यान रखना, सेनापति। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के कुटारा विहार को तोड़ने का असफल प्रयास किया। इसके अलावा पुष्यमित्र ने शासक यज्ञसेन को हराया था, ब्राह्मण को संरक्षण प्रदान दिया था, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था और अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित पतंजलि था, ये ध्यान रखना है, करवाए गए। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान इंडो ग्रीक यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के शासन के दौरान इंडो ग्रीक यवनों में भारत पर आक्रमण किए। वसुमित्र ने ग्रीक आक्रमणकारियों को पराजित किया। वसुमित्र वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का पोता था और अग्निमित्र शुंग का बेटा था। वसुमित्र के द्वारा ग्रीक आक्रमणकारियों को पराजित करने की जानकारी कालिदास की मालविकाग्नि, पतंजलि का महाभाष्य और गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता ज्योतिष पर आधारित एक पुस्तक है, ये ध्यान रखना। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। पतंजलि के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई, जैसे योग दर्शन, योग सूत्र। महाभाष्य पूछे तो पतंजलि ने वे पाणिदाय अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, जिसका नाम था महाभाष्य। भागभद्र की बात करें तो ये 9वां शासक था शुंग वंश का। यूनानी दूत हेलियोडोरस आया था, इसके दरबार में भागवत धर्म का स्वीकार किया इन्होंने और विदिशा के बेस पर गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया और बेस नगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में स्थित है। ये सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट है साथियों, बस यहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई चीजों को एटलीस्ट तैयार कर लेना। देवभूति पूछे, ये भी अंतिम शासक था और वसुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या कर दी। अब थोड़ी विशेषता क्या है कि पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी थी विदिशा और विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। और ब्राह्मणों को संरक्षण दिया था शुंग वंश ने और शुंग वंश के शासनकाल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ है। मनु स्मृति की बात करें, शुंग वंश की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मत्स्य पुराण की बात करें, शुंग वंश की जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब एक और वंश है कण्व वंश। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व संस्थापक वासुदेव कर्ण। कुल 4 शासक इसके राजा हुए थे। लगभग 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कण्व वंश का साम्राज्य वर्तमान में बिहार राज्य या पूरी उत्तर प्रदेश तक ये फैला है, ये ध्यान रखना है। अब एक एक राजा की थोड़ी विशेषताएं देख ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट देखना जरूरी है। वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव कर्ण ने की। पहला शासक वासुदेव कर्ण था और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की नींव रखी थी इन्होंने। और वासुदेव कर्ण शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि का अमात्य मतलब मंत्री था। भूमिमित्र कर्ण पूछे तो वासुदेव कर्ण के बाद कर्ण वंश का अगला शासक था भूमिमित्र। कर्ण वंश का दूसरा शासक था भूमिमित्र कर्ण, ये ध्यान रखना है। नारायण कर्ण की बात करें, अगला शासक नारायण कर्ण था और तीसरा शासक था। बस बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना।
सुशर्मा कण्व की बात करें तो ये अगला शासक सुशर्मा कण्व था नारायण वंश के बाद। वंश का चौथा शासक सुशर्मा कण्व था और अंतिम शासक भी यही था। 30 ईसा पूर्व में आंध्र भृत्य वंश सात वंश के संस्थापक शिमुग ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या की थी। सुशर्मा की हत्या करने के बाद कण्व वंश का अंत हो गया और शिमुग के कण्व वंश के शासक सुशर्मा कण्व ने हत्या कर आंध्र भृत्य वंश मतलब सातवांश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना हुई है और सातवां वंश को पुराना में आंध्र भृत्य वंश के नाम से जानते हैं। ये भी दूसरा नाम है, बस ये ध्यान रखना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। सातवाहन इसके संस्थापक थे शिमुग, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसके शासक से शिमुग के संस्थापक हो गया और अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की थी उन्होंने कण्व वंश के। माल्य सातकर्णी सातवाहन का पहला प्रसिद्ध शासक था। इनकी जानकारी, सातकर्णी की जानकारी आपको रानी नागनिका के या नाणेघाट अभिलेख में मिलेगी। नाणेघाट अभिलेख भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित ऐतिहासिक स्थल नाणेघाट के पास स्थित है। माल्य सातकर्णी ने 2 वर्षों में यज्ञ करवाए थे और माल्य सातकर्णी ने एक राजसूय यज्ञ का भी आयोजन किया। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक में माल्य सातकर्णी को एल्डर सागरोन का ये ध्यान रखना है। हाल सातवां वंश का 17वां शासक था। हाल एक क्या विद्वान शासक था। हाल एक बड़ा कवि भी था। मतलब देखो इसमें फैक्ट्स है ओनली, और कुछ भी नहीं है। नो स्टोरियों के चक्रों में मत पड़ना फालतू समय, क्योंकि इसमें अप्रोच आपको सेलेक्टिव रखनी होगी। इसके अलावा सातवां वंश का जो शासन काल था, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी, अर्थात गाथा सप्तशती का लेखक कौन है? सातवां वंश का शासक हाल है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको सप्तशती में 600 प्रेम गाने लिखी हुई है हास की, ठीक है। हाल की इसमें कविता लिखी गई। हाल की पुस्तक और सप्तशती की भाषा पूछे आपको तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई। तो पुस्तक की भाषा, पुस्तक के लेखक है, 2 चीजें, या उसकी पुस्तक के अंदर किसके बारे में बात की गई, तीसरी चीज याद रखनी है। हाल की और सप्तशती प्राकृत भाषा में गाथा सतसई का, यह ध्यान रखना, गाय सतसई। और हाल ने नाम, यह ध्यान रखना, हाल हाल कर रहे हैं हम लोग, हाल चाल पूछते हैं, लेकिन इनका एक शासक था हाल नाम से। हाल के सेनापति विजयलय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और हाल ने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से विवाह किया था। अब इसके दरबारी विद्वान, तो ये थोड़ा दरबारी विद्वान कहीं भी लिखा हुआ तो उसको थोड़ा ध्यान दे देना है। गणाढ्य हो गया, सर्ववर्मन हो गया, ये ध्यान रखना है। गणाढ्य की बात करें तो सातवां वंश के राजा हाल का दरबारी था। व्रत कथा नामक पुस्तक लिखी और निम्नलिखित पुस्तकों पर आधारित है व्रत कथा। व्रत थामंजरी और कथा सरित सागर, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। व्रत थामंजरी की बात करें तो ये व्रत कथा पर आधारित है। इसके लेखक क्षेमेंद्र कश्मीर हैं, क्षेमेंद्र कश्मीरी पंडित है, ये भी ध्यान रखना है। कथा सरिसर की बात करें, ये भी व्रत कथा पर आधारित है, लेखक सोमदेव भट्ट है, सोमदेव कश्मीरी पंडित है, ये भी ध्यान रखना। गणाढ्य की महाकथा भी इसको कहा जाता है। सर्ववर्मन की बात करें, राजा हाल का ये भी दरबारी था। व्याकरण का जो कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और ये पुस्तक संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का 23 का ये शासक था और सातवां वंश का सबसे महान शासक माना जाता है गौतमी सातकर्णी को। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। देख लो, काफी टैलेंटेड घोड़े होंगे शायद। गौतमी पुत्र सातकर्णी के वैदिक मार्ग और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। फिर अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने और वेणकटक नामक शहर की इन्होंने स्थापना की। और गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्त्र में मिलेगी। ये नॉर्मल चीजें है साथियों, इसके लिए ज्यादा दिमाग मत खपाना। जिस प्रकार मैंने कुछ टॉपिक का नाम लिया, बस उसको कम से कम तैयार कर लेना, इसको थोड़ा थोड़ा रीड करते रहना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शक शासक नपान को पराजित किया और नपान के सिक्कों पर अपना नाम लिखाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। सातकर्णी ने नासिक बौद्ध संघ को अजकाल किया गांव भेंट किया। अजकाल के गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने काले बौद्ध संघ को करजग गांव भेंट किया था। करजग गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। उपाधियां पूछे, आगम नीले पूछे, वेणकटक स्वामी पूछे या त्रिसमुद्र तोई पीतवाहन पूछे तो ये आपकी उपाधियां हैं। अब वशिष्ठ पुत्र पुलमावी पूछे, ये सातवां वंश का 24वां शासक था। पुलमा इसको कहा गया है पुराणों में। और सातवां प्रथम शासक जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, पुलमावी के।
और पुलमावी अभिलेखों में आपको वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को दक्षिण पथेश्वर भी कहा गया है। 2 बार इनको शक शासक रुद्रदामन ने पराजित भी किया है। इसके अलावा इनको शक शासक रुद्रदामन की पुत्री से भी विवाह किया और दक्षिण भारत में नवनागर नामक शहर की इन्होंने भी स्थापना की। तो इन बातों को बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना, थोड़ा रीड करके आगे चल लेना। यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन का 27वां शासक था, अंतिम शासक और प्रसिद्ध शासक था। सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली, सीप आदि के चित्र मिलेंगे और सातवाहन वंश के समय समुद्री व्यापार पर अधिक बल दिया गया, ये भी ध्यान रखना। अब सातवाहन वंश की विशेषताएं पूछे। राजधानी प्रतिष्ठान पैटर्न थी और प्रतिष्ठान पैटर्न भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश का साम्राज्य मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। पुराना में आंध्र भ्रंत्य वंश और या आंध्र वंश कहा गया है। और सातवाहन वंश के समय समाज मात्र सत्तात्मक था, ये भी ध्यान रखना। सातवाहन वंश के शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र को भी प्रयोग करते हैं। और सातवाहन वंश के समय सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था क्योंकि राजा वंशानुगति था। सातवाहन वंश के शासक में सीधे क्या थे, 14 के सिक्के चलाए थे। और सातवाहन वंश भारत में एकमात्र ऐसा वंश था जिसमें शीशे के सिक्के चलाए, इसको स्टार कर लेना। राज्य की भाषा इसकी प्राकृतिक, लिपि इनकी प्राकृत थी। इन तीनों को अच्छे से स्टार कर लेना, चारों को। अब सातवाहन वंश के सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया था, मतलब भूमि दान की प्रथा इन्होंने ही शुरुआत की थी, ये भी ध्यान रखना, अच्छे से स्टार कर लेना। इन शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान का उल्लेख नानाघाट या नाणेघाट अभिलेख में मिलता है। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के कारण कालांतर में सामंती प्रथा की शुरुआत हुई थी और व्यापार में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग था और चांदी तांबे सिक्कों को कासार्पण कहा जाता था। व्यापारी केंद्र कौन सा था, बड़ौच था, स्टोर कर लेना, ये स्टार कर लेना अच्छे से। और यहीं पर अमरावती कला का विकास हुआ था। अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया सातवाहन वंश ने, ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है। फिर आगे इंडो ग्रीक वंश, इसे हिंद यौवन वंश भी कहा जाता है। 2 शाखाएं थी, पहली भाग और दूसरा भाग। पहला भाग पूछे तो इसका संस्थापक था डेमेट्रियस, दमित्री के नाम से। और पहली शाखा की राजधानी पूछे सागर सियालकोट थी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जिला है, यहाँ पर मिलेगी आपको। पहली शाखा के शासक में डेमेट्रियस और मिनांडर। ये पहली शाखा की डेमेट्रियस ने इन्होंने स्थापना की और राजधानी साकल थी, पाकिस्तान में। जो मिनांडर पूछे तो बौद्ध धर्म में मिलिंद कहा गया, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर को। दूसरा नाम मिलिंद है इसका। और पहली शाखा का प्रसिद्ध शासक था और नागसेन भिक्षु के साथ वार्तालाप किया, अच्छे से ध्यान रखना, स्टार कर लेना। और मिनांडर मतलब इन्होंने नागसेन भिक्षु से कई प्रश्न किए थे, ये भी ध्यान रखना। मिनांडर, नागसेन, बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप पूछे गए प्रश्न उत्तर एक पुस्तक का संकलन किया गया। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पनो, अर्थात मिलिंद और नागसेन भिक्षु के बीच वार्तालाप पूछे गए उत्तर प्रश्न नामक पुस्तक लिखी गई है। इनकी मिलिंद पनो की जो पुस्तक थी वो पाली भाषा में है, अच्छे से ये स्टार कर लेना। और मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर अंकन शुरू किया और मथुरा से मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए और मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मिनांडर या मिलिंद एशिया का संरक्षण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दूसरा भाग पूछे, संस्थापक था यूक्रेटाइडस। दूसरी शाखा की राजधानी तक्षशिला थी। शासक पूछे यूक्रेटाइडस और एंटियल किड्स नाम से या एंटियोल किडास नाम से आप लोग देखेंगे नाम। यूक्रेटाइड्स की बात कर लो, ये दूसरी शाखा की स्थापना की, राजधानी तक्षशिला थी और ये डेमेट्रियस का समकालीन था। बैक्ट्रिया क्षेत्र को जीत लिया था इन्होंने। फिर एंटियल किड्स की बात करें, ये दूसरी शाखा की प्रसिद्ध शाखा था और अपने दूत हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था। हमरियस की बात करें, अंतिम शासक था और शकों ने हमरियस को पराजित कर दिया था। तो छोटे छोटे बदल हैं जिसको आप लोग गुटों के रूप में देख सकते हैं और उसको याद करना है। शक वंश की बात करें, मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। कबीलों ने शकों को पराजित किया था और कबीलों से पराजित होने के बाद शक भारत की ओर आए और चीनी साहित्य में शकों की जानकारी मिलेगी और शकों को कहीं सही या संयुक्त कहा जाएगा। और शक भारतीय साहित्य में शकों को किस नाम से जानते हैं? सीतियन नाम से। डेरियस के नक्शे रुस्तम अभिलेखों में शकों का उल्लेख मिलेगा आपको। शकों ने भारत में 4 शाखाएं स्थापित की, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक आदि। और भारत ने शक वंश 2 भागों में विभाजित किया, जैसे उत्तरी शक और पश्चिमी शक। उत्तरी शकों की बात करें
दो भागों में विभाजित किया गया, तक्षशिला और मथुरा। पश्चिमी शक की बात करें, दो भागों में विभाजित किया, उज्जैन और नासिक। अब प्रमुख शासक भी देख लो, रुद्रदामन और रुद्र सिंह तृतीय। रुद्रदामन सबसे शक वंश का प्रसिद्ध शासक था और वशिष्ठ के पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था। और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगी आपको। शक और रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को क्या किया, इन्होंने संरक्षण किया, उसके विकास को बढ़ावा दिया। फिर एक सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण गिरनाल का राज्यपाल था करने वाला समय, पुनर्निर्माण के समय। सुदर्शन झील भारत के गुजरात राज्य के मध्य सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ी में मध्य स्थित है। और मौर्य वंश के शासक अशोक के आदेश पर अशोक ने महामात्य तुपास ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और मौर्यतल काल में शक वंश के शासक रुद्रदामन के आदेश पर सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपालिका ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण करवाया था। अब जूनागढ़ अभिलेख पूछे तो रुद्रदामन का है, गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित एक नगर है और शक संवत 72 में इसका अभिलेख का उल्लेख मिलेगा। और सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी मिलेगी। और यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, ये ध्यान रखना है। और रुद्रदामन को संगीतज्ञ बताएं, ये भी ध्यान रखना है। रुद्र सिंह तृतीय की बात करें, रुद्र सिंह तृतीय शक वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या की, रुद्र सिंह तृतीय की। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर सकारी की उपाधि प्राप्त की। तो उपाधियों को थोड़ा बहुत आप विस्तार करके देख लेना। अब एक और वंश है कुषाण वंश। भारत में कुषाण वंश का शासन 30वीं ईसा से 375 ईस्वी तक रहा है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडिफिसेस था। और कुषाण वंश मध्य एशिया के यूची कबीले की कई स्वांग शाखा से संबंधित था। इसके पीछे भारत आए थे कुषाण शकों के पीछे। और कोई स्वांग मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, ये ध्यान रखना है। प्रमुख शासक पूछे तो कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क, हुविस्क, ये शासक थे। एक एक करके देख लेते हैं। कडफिसेस कुषाण वंश की इन्होंने स्थापना की, पहला शासक था ये थे दूसरा। और विम कडफिसेस की उपाधि धारण करने वाला ये तीसरा था। और इन्होंने सिक्कों पर शिव मंदिर, त्रिशूल, डमरू आदि के चित्र मिलते हैं। तो इस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये थोड़ा स्टार कर लेना। विम कडफिसेस पहला शासक था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो जो पहला शब्द हो, विशेष शब्द है ना, उस पर आप ज्यादा ध्यान दे दो। कनिष्क की बात करें, सबसे महान शासक माना जाता है। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और शक संवत प्रारंभ किया था इन्होंने भारत में। राज्य के समस्त है वर्तमान में। और पहली राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। और पुरुषपुर का वर्तमान शासक पेशावर है। पाकिस्तान का पेशावर प्राचीन नाम पुरुषपुर था। एक पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है। और कनिष्क ने दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। और वर्तमान में मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित शहर है। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने संपूर्ण उत्तरी भारत को जीत लिया था, ये ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। और वर्तमान में पटना भारत के बिहार राज्य की राजधानी है। और कनिष्क को पाटलिपुत्र से बुद्ध का भिक्षा पात्र अशोक घोष अनोखा मुर्गा मिला था, ये भी ध्यान रखना। और कल्याण की राजधानी के अनुसार कश्मीर, कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर को जीत लिया था। और कनिष्क ने कश्मीर को जीतने के बाद कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर को बसा लिया था। फिर राजतरंगिणी कल्याण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कनिष्क ने मध्य एशिया रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। और कनिष्क ने बानचाओ मतलब पानचाओ के नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था। और कनिष्क के द्वारा बानचाओ को पराजित करने की जानकारी राबाटक अभिलेख में मिलेगी आपको। राबाटक अभिलेख है अफगानिस्तान के राबाटक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बानचाओ चीनी सेना का एक महान सेनापति था। और कनिष्क बौद्ध धर्म को महायान शाखा का अनुयायी था, ये ध्यान, ये इसको स्टार कर लेना। और कनिष्क के सैनिकों ने कनिष्क की हत्या कर दी, इसको भी स्टार कर लेना। ये कुछ बातें हैं साथियों, शिलालेख, अभिलेख, आटन अभिलेख, पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ याद कर लेना। दरबारी विद्वान वसुमित्र था। वसुमित्र दरबारी विद्वान था, ये लाइन नहीं लिखोगे चल जाएगा। इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखना, विभाष शास्त्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष था।
नागार्जुन, ये भी माध्यमिका कारिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, ये याद रखो। अशोक घोष की बात करें, निम्नलिखित पुस्तकें थी सौंदरानंद और श्री सारीपुत्र प्रकरण, ध्यान रखना सारीपुत्र प्रकरण। सूत्रालंकार की बात करें, अशोक घोष के द्वारा सूत्रालंकार नामक पुस्तक लिखी गई और बुद्ध चरित, अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी। अशोक घोष की बुद्ध चरित पुस्तक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा था, ये ध्यान रखना। चरक की बात करें, चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क का दरबारी विद्वान था, इसके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई है। चरक संहिता पुस्तक में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है और इसकी पुस्तक में संस्कृत भाषा में भी लिखी गई, ये ध्यान रखना। सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी गई है सुश्रुत के द्वारा, ये शल्य चिकित्सक था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है आप लोगों को यहाँ पर। और सुश्रुत संहिता पुस्तक ग्रंथ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। हुविक्स देखें तो ये भगवान विष्णु का अनुयायी था, कुषाण वंश का शासक था और भागवत धर्म को मानता था, विश्वास करता था। विष्णु सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु के चित्र मिलेंगे आप लोगों को। अब कुषाण वंश की कुछ विशेषताएं देख लो। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश के चलवाए, ये स्टार कर लो इसको। और सर्वप्रथम शुद्ध सोने के कुषाण वंश के शासक भीम कड़फिशेष ने चलवाए। देवपुत्र और देव प्रिय की उपाधि धारण की, मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करवाई, चमड़े के जूतों का प्रारंभ हुआ, भारत में सिले कपड़ों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। और भारत में घोड़े की काठी लगाना प्रारंभ किया गया। तो ये कुछ बातें थी साथियों कुषाण वंश। छोटी छोटी जानकारी है, आपको थोड़ी नोट्स बनाने में मुझे पता है परेशानी होगी, बट आपको ये सोचना है कि मेरे पास कंटेंट हो, एक टॉपिक भली बेसिक हो लेकिन कंटेंट मेरे पास में होना चाहिए अच्छे से। धन्यवाद साथियों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।